हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जे.के. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा अध्याय चल रहा था, जनसंख्या या मानव संसाधन, उसमें हमने पिछले अध्याय में जो मानव संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में बात की थी। और आई थिंक लगभग 13 कारक, इसमें प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सब सांस्कृतिक, इन सबको मिला करके लगभग मुझे ध्यान आ रहा है कि 13 कारक आपको मैंने लिखाए थे, और जो कि किसी भी प्रदेश में, किसी क्षेत्र में वर्तमान में जो जनसंख्या का प्रतिरूप है, वितरण है, उसको प्रभावित करते हैं। छात्रों, देखिए, जो जनसंख्या का वितरण है ये विश्व में, ये हम इसको इसके प्रारंभिक समय से देखें तो इसका भूतकाल में या प्रारंभिक समय में जितना आज जनसंख्या घनी वसी हुई है विश्व में, उतनी कभी नहीं थी। और मानव भी जितना आज विश्व के लगभग हर कोने पर फैला हुआ है, ऐसे मानव भी विश्व में लगभग हर जगह नहीं था। क्योंकि जहाँ भोजन संचय अवस्था जब मानव की थी, तो उसमें जनसंख्या वितरण जो था वो बहुत ही कम था। अब ये मान लीजिए कि 3 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो था, ठीक है ना। क्योंकि उस समय जनसंख्या कम का कारण क्या था कि जब प्रारंभिक अवस्था में मानव रहता था, उसकी आवश्यकता जहाँ उसको पूरी होती थी वहीं वो रहता था। फैमिली एक ग्रुप रहता था। सामाजिक प्राणी इतना नहीं था वो, क्योंकि वो जो वंश संसाधन थे एकत्रीकरण द्वारा वो केवल अपने परिवार की अपनी ही पूर्ति कर पाता था। पर जैसे जैसे जब 8-10 हज़ार वर्ष पूर्व कृषि क्रांति आई, तो कुछ लोग स्थायी रूप से रहने लगे। तो जनसंख्या का धीरे धीरे जमाव अधिक होने लगा। और जनसंख्या जो नदी घाटी क्षेत्र हैं, उपजाऊ क्षेत्र हैं, या पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र हैं, ऐसे धीरे धीरे उन क्षेत्रों की ओर जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक आकर्षित हुई, वहाँ खेती करने लगी, और धीरे धीरे जनसंख्या उनमें ज़्यादा स्थायी होने लगी। और जो प्राचीन सभ्यता है, इसी कारण नदी घाटियों के किनारों पर, जैसे पैसों में मेसोपोटामिया है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति है, ये उन नदी घाटी के किनारों पर पाई जाती थी। पर धीरे धीरे कालांतर में 5-6 हज़ार वर्ष पूर्व नगरों का उद्भव हुआ धीरे धीरे, और जनसंख्या नगरों की ओर अग्रसित हुई। क्योंकि नगरों में कृषि का कार्य तो हो नहीं सकता, तो अदर जो काम थे, दूसरे जो कार्य थे, द्वितीयक आर्थिक कार्य, तृतीयक आर्थिक कार्य, वो होने लगे, और जनसंख्या धीरे धीरे नगरों की तरफ आने लगी, और जनसंख्या का एक गुणात्मक परिवर्तन भी होने लगा, जो कि नगरीकरण, जनसंख्या का नगरीकरण कहलाया। तो धीरे धीरे जनसंख्या धीरे फिर नगरीय विकास फलता फूलता रहा। निकटवर्ती भूमि, नदी, ऐसे इनमें वो जैसे जैसे सुविधा मिलती गई आगे बढ़ता गया। और हम ये मानते हैं कि लगभग 1650 तक, मान लीजिए आप कि 1650 तक जो विश्व की जो जनसंख्या है उसका लगभग 60% भाग, विश्व की जो जनसंख्या थी 1650 में, उसका लगभग 60% भाग केवल दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही था, ठीक है। क्योंकि जो इस बारे में जोग्राफर हुए हैं टवार्था ने कहा था कि विश्व की जनसंख्या जो थी 1650 में मुख्यतः 2 प्रदेशों में केंद्रित थी, और ये केंद्रीकरण इन क्षेत्रों में इसका लगभग 2 दशाब्दियों तक रहा, ठीक है ना। और विश्व जनसंख्या के भूगोल का एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है, ये एक माना जाता है, यानी कि इसको एक महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में
चीन पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या का सर्वाधिक वितरण या केंद्रीकरण पाया जाता है। ठीक है ना। इसके पश्चात 17वीं शताब्दी में जब जनसंख्या का जो जमाव था वो धीरे धीरे उत्तरी पूर्व चीन, दक्षिण जापान, भारत और फिर इधर फिर पश्चिम में चलो तो आप भूमध्य सागर तट, और पश्चिम में चलो तो पश्चिमी मध्य यूरोप, इस तरफ धीरे धीरे प्रसार इसका 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का प्रसार इन केंद्रों से यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया से इन क्षेत्रों की ओर जनसंख्या प्रवसन करने लगी। जनसंख्या एक स्थान से, क्योंकि जब अधिक तो जनसंख्या हो गई तो दिक्कतें आने लगी, भोजन की दिक्कतें आने लगी, काम की दिक्कतें आने लगी, तो जनसंख्या ने धीरे धीरे नए नए क्षेत्रों की ओर अपने चारों ओर जाना शुरू किया, और ये नए क्षेत्रों की जनसंख्या जो है विभिन्न कारणों से गई। ठीक है ना। और ये देखिए फिर इसके बाद आप, और जो सघन जनसंख्या जहाँ बसी वो छोटे छोटे क्षेत्र हुए, और छोटे छोटे क्षेत्र कौन से हुए, या तो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ थे, या फिर जहाँ पर संसाधन उपलब्ध थे जो मानव के स्थायित्व प्रदान कर सके। और मुख्य रूप से इस समय जो क्षेत्र थे उनमें नील नदी घाटी, मेसोपोटामिया, भूमध्य सागरीय देश, और इसके बाद मतलब केंद्र, ये आज इसमें केंद्रित थे। ठीक है ना। और कुछ लेटिन अमेरिका, जो साउथ दक्षिण अमेरिका है उसके भी कुछ देश, ठीक है, जैसे मैक्सिको है, मध्य अमेरिका, और ऐसे पेरू, बोलिविया, इन जगहों पर भी जनसंख्या इन समय में धीरे धीरे स्थायित्व की ओर बढ़ने लगी थी। और 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई, और परिवहन और आधारभूत संरचना का और अधिक विकास हुआ, तो उसके साथ साथ जनसंख्या जनसंख्या जो जमाव है, या जो उसका एक स्थायित्व है, वो नदी घाटी के अलावा महानगरों और जैसे जैसे उसको सुविधाजनक क्षेत्रों की ओर होने लगा। ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार जलवायु थी, कृषि उत्पादन के लिए जहाँ उपयुक्त थी, वहाँ व्यापार के लिए सुविधा भी थी। तो ज़्यादातर इस समय जो जनसंख्या हुई वो महासागरों के तटों पर, तटीय भागों के पृष्ठभागों पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर व्यापार सुविधा थी, आवागमन की सुविधा थी, और बिजनेस सब सुविधा होने के कारण वहाँ पर इन क्षेत्रों, और फिर औद्योगिक नगर पास थे, औद्योगिक लेबर आना जाना, इन सभी कारण यहाँ पर जनसंख्या स्थिर होने लगा। और 20वीं शताब्दी तक आते आते जनसंख्या जो जमाव था वो उन क्षेत्रों में और अधिक सघन हो गया। ठीक है। जहाँ पे पहले जब हम 19वीं शताब्दी में हुआ था, 20वीं शताब्दी में जनसंख्या घनत्व वहाँ पर और अधिक होने लगा। और 1963 में आके विश्व की जनसंख्या का हमने जब एक अनुमान लगाया था, एक अध्ययन हुआ था, उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या का लगभग 56% भाग, यानी विश्व की आधी से आधी जनसंख्या जो है वो एशिया में बस एशिया में थी। अकेले एशिया महाद्वीप में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या पाई जाती थी। ठीक है। और जो शेष जनसंख्या बची 44%, उसमें 21% तो लगभग यूरोप में, ठीक है ना, और उत्तरी अमेरिका में लगभग 6%, मात्र 6% जनसंख्या, और अफ्रीका में करीब 9% जनसंख्या। ठीक है ना। आप चाहो तो लिख लो उसको बोली। ठीक है ना। 56% एशिया में, 21% यूरोप में, 6.6% उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना, 8.5% अफ्रीका में, और लगभग 7% दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। और लगभग आधी परसेंट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एरिया है ना महाद्वीप, इसमें। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो 1963 की जो जनसंख्या का जो आंकड़े हमने लिए थे उसमें ये देख लीजिए, जनसंख्या के हिसाब से विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में थी, और अमेरिका जो आज सबसे डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप जो सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट माना जाता है, वहाँ केवल 6%, 8% जनसंख्या थी, क्योंकि
जैसे जैसे इन नए देशों की खोज हुई, नए क्षेत्रों की खोज हुई और जनसंख्या वहाँ पर बढ़ती चली गई। ठीक है ना? अगले लेक्चर में आपको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।